नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। यूपी के कानपुर में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुए बवाल के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई से संबंधित 4 संस्थाओं के तमाम दस्तावेज बवाल के साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के पास से बरामद किए गए हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनको पीएफआई फंडिंग करता रहा है। कई जांच एजेंसियों की तफ्तीश में साबित हो चुका है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि शायद साजिशकर्ता पीएफआई और उनसे जुड़ी संस्थाओं के सीधे संपर्क में था। आगे की जांच में इसकी परतें खुलेंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के पास संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित हैं। संगठन के खिलाफ की गई थी। मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, बंगाल में ये संस्थाएं सक्रिय हैं। कई जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आ चुका है कि पीएफआई इन चारों संस्थाओं को फंडिंग करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी समेत अन्य मुख्य साजिशकर्ता के मोबाइल से महत्वपूर्ण डाटा मिला है। एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर बवाल के साक्ष्य हैं। ग्रुप में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि एक तरफ जफर हाशमी 3 जून की बाजार बंदी को रद्द करने का दावा कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी साजिश की जा रही थी कि किस तरह से बंदी करनी है, यानी बंदी रद्द करने का ऐलान मात्र कथित तौर पर किया गया था। मुख्य रूप से आज जो रूट मार्च किया जा रहा है, एक जनता में शांति व्यवस्था कायम रहे शहर के अंदर, उसके लिए किया जा रहा है। अब तक पुलिस ने करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसके माध्यम से और करीब 100 से अधिक लोग चिन्हित किए गए हैं। धीरे धीरे इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। हाँ, उसको करीब आज हम रिमांड की उसकी कोशिश करेंगे, जिससे कि उस पर जो जितने भी उसके अकाउंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर सकें और अन्य चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख सकें, और उस वेरिफिकेशन के पश्चात ही और अधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, उसके ऊपर 12 मुकदमे नहीं, उस पर करीब 6 मुकदमे हैं और 3 मुकदमे भी दर्ज हुए, टोटल 9 मुकदमे हैं उस पर। जी, अभी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। जी, उसमें जब हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ दुकानों से जब डीवीआर चेक की गई तो उसके अंदर वो फॉर्मेटेड पाई गई। तो उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में वो फॉर्मेट की। तो कानपुर हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन है, जिसके दस्तावेज और तार पुलिस को मिल गए हैं। इससे हयात जफर हाशमी का सीधा कनेक्शन होने की आशंका बढ़ गई है और उसके मोबाइल में सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि पीएफआई 4 संस्थाओं को फंडिंग करता है और एजेंसियां इन पर नकेल कस चुकी हैं। कानपुर में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुए बवाल के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी के पास संदिग्ध दस्तावेज मिले। इन 4 संस्था के दस्तावेज मिले हैं। उनमें AIIC, RIF, SDPI, CFI शामिल हैं। सभी दस्तावेज फंडिंग से संबंधित है, जिसमें ये जानकारी है कि किस तरह से फंडिंग होती है और उसको किस तरह से बांटना है। आपको ये बता दें कि पीएफआई का CAA में नाम आया था। संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, बंगाल में ये संस्थाएं सक्रिय हैं। कई जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आ चुका है कि पीएफआई इन चारों संस्थाओं को फंडिंग करती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हयात जफर हाशमी समेत अन्य मुख्य साजिशकर्ता के मोबाइल से महत्वपूर्ण डेटा मिला है। एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर बवाल के साक्ष्य हैं। ग्रुप में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि एक तरफ जफर हाशमी 3 जून की बाजारबंदी को रद्द करने का दावा कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी साजिश की जा रही थी। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देश बंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और दीपचंद राठौर जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देश बंधु जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, राज्य दर राज्य हिंसा की इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं पीएफआई का कनेक्शन जरूर जोड़कर दिखा दिया जाता है। जब ये संगठन इतना एक्टिव है तो इस पर लगाम लगाने के लिए, शिकंजा कसने के लिए किस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है? क्या ये देश के भीतर रहकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? हेलो दीक्षित साहब, आवाज मिल रही है आपको?
हाँ, मेरी अब आपकी आवाज मिल रही है। बनाए दीक्षित साहब। एक बात प्रश्न आप सर, मेरा प्रश्न ये है कि राज्य दर राज्य इस तरह के हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं पीएफआई का कनेक्शन सामने आता ही है। जब पीएफआई इतनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रही है, देश के भीतर रहकर देश की सुरक्षा में सेंधमारी का काम किया जा रहा है, तो हम किस तरह से एक्टिव हैं? क्या कार्रवाई की जा रही है संगठन पर? और चार संस्थाओं को पीएफआई चला रही है सर। नहीं, मैं आप इस पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भी संस्था हो वो देश के कानून और संविधान से बड़ी नहीं है और भारत के लोकतंत्र या भारत की आंतरिक और बाह्य सीमाएं सुरक्षित हैं और कोई भी आसुरी शक्ति जो देश को तोड़ने का काम करेगी, हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे भारतवर्ष में श्रद्धेय प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, कड़ाई से निपटा जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये रटा रटाया जवाब है। मैं आपसे कुछ और जानकारी चाह रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह के संगठन हमारे देश में इतने ज्यादा सक्रिय कैसे हैं? करौली के मामले में तो पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा था, जोधपुर के मामले में तो पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा था, या आप कहीं की भी हिंसा का मामला ले लीजिए, सीएए के समय में फिर पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा था। इतनी सक्रिय कैसे है ये संस्था? आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्या आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्टिव ये संस्थाएं हैं? नहीं, देखिए, ये जांच का विषय है। अभी जांच में बहुत सारी कौन एजेंसी है, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, इस पर टिप्पणी करना अभी सर्वथा अनुचित होगा। सत्यता सामने आ जाए। लेकिन जो आपने कहा कि रटा रटाया जवाब नहीं है, आपने पिछले 5 साल में देखा जो हमारे कर्मचारी योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे सरकार चलाई, कोई एक भी दंगा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का ही राज है कि हमारी पुनः सरकार बनी। और मैं आपको आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था हो और जो कोई भी दोषी पाया गया इसमें, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपचंद राठौर जी, एक बार फिर से पीएफआई कनेक्शन सामने आया है एक और हिंसा के मामले में। बताना चाहूंगा कि सवाल धर्म, बड़ा सवाल ये है कि आज धर्म देश और कानून का है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, कोई भी धर्म नहीं कहता कि दंगा करो, लेकिन सारे दंगे की जड़ और बुनियाद धर्म बन जाती है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि नफरत करो, लेकिन सारी नफरत फैल रही है धर्म के नाम पर। कोई भी धर्म नहीं कहता कि दंगे फसाद करो, लेकिन सारे दंगे धर्म के नाम पे हो रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो पूछा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने, वो गोल मोल बात करके चलेगी। मैं आपको इस पर तौर से बता दूं, राजनीतिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इसको बैन होना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 8 साल से सरकार में है और 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके खुद के मंत्री तेजस्वी सूर्या, उनके 15 दिसंबर 2020 में उन्होंने सदन में पूछा था कि पीएफआई को बैन कब करोगे। तो ये देश के अंदर उन्माद सांप्रदायिक फैलाता है, जो गृह मंत्रालय में फैलाता कहा जाता है। अगर पीएफआई को बैन कर देंगे तो दोषारोपण किसके ऊपर छोड़ेंगे? असली बात तो यह है समझी। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह लोहिया पुरुष सरदार पटेल ने एक बार में हिंसा और उन्माद फैलाने वाली आरएसएस को बैन किया था। 4 फरवरी 1948, 5 दिन के अंदर महात्मा गांधी के हत्यारों को उनको बैन कर दिया था और ये कहा था कि हिंसा फैलाने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अंत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कोर्ट ने उसके बाद आरएसएस के ऊपर बैन हटा दिया था। असली सवाल यह है कि किस तरह आज मोदी जी और योगी की सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे। किस तरह आपने देखा करौली में, राजस्थान में और भीलवाड़ा में जब हिंसा होती थी तो ये बोलते थे कि आप कानून व्यवस्था कहाँ है। अरे आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कानपुर के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं, देश के राष्ट्रपति वहाँ होते हैं, देश के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन वहाँ होते हैं, देश के पूर्व सीएम योगी बाबा जिसको कहते हैं वो वहाँ होते हैं, और इस तरह की जब घटना होती है तो इसका मतलब है कि यूपी के अंदर खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसी कुछ नहीं कर रही थी। यानी कि कानून व्यवस्था फैल है, इसका जवाब नहीं है। अब ये कह रहे कि हम बुलडोजर चलाएंगे, जो अच्छी बात तो बुलडोजर चलाइए, हम तो इसके पक्ष में। तो दंगा फसाद करता है कांग्रेस पार्टी, नहीं तो दंगाइयों के पक्ष में होती है।
मैं तो स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि जो पत्थरबाज हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेकिन ऐसा है एक सर, तरफा कार्रवाई नहीं होनी आपने चाहिए। ये धर्म और मजहब की बात छेड़ी दी, तो अब मुझे ये बताएं कि जब भी इस तरह का कोई भी घटनाक्रम होता है या कोई भी ऐसी हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं, एक ही धर्म और एक ही मजहब के लोग इसमें क्यों पाए जाते हैं? फिर दिक्कत ये होती है कि 80-20 की बात कर रहे हैं राजनेता, दिक्कत ये होती है कि आप धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। हर घटनाक्रम में एक ही समुदाय के लोगों का नाम शामिल क्यों? ऐसी कौन सी परेशानी है या ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसा कौन सा असंतोष है कि हर आपत्तिजनक घटना में इसी समुदाय के लोगों का नाम आ जाता है? आदरणीय पल्लवी जी, ये जो अभी कानपुर में घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की मुखर प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया। नुपुर शर्मा। इस्लामिक हेलो नुपुर शर्मा के बयान पर बंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप से तमाम सबूत मिल रहे हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं सर। लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही थी, योजना चल रही थी कि किस तरीके से असंतोष यहाँ पर किया जाए, किस तरीके से लोगों को परेशानी दी जाए, दंगा फैलाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। पल्लवी जी, मैंने आपको क्या कहा? आपको मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सांप्रदायिक जो उन्माद फैलाते उसके पक्ष में नहीं है, उन पर कार्रवाई करे। आपको भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को रोका किसने? लेकिन किसी एक समुदाय के बारे में, आज मैं हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे हिंदू धर्म को कोई भी मतलब उसके गलत बयानबाजी करेगा जिसकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन तो दिखेगा ना पल्लवी जी, ये तो मानना पड़ेगा आपको। आज ठीक है, बीजेपी और ठीक है, आरएसएस ठीक क्या है, कर ठीक रही है। हिंदू कानपुर का मुसलमान को मसला बांटने चलिए का मान काम लेते कर हैं रही है। सर। कानपुर में जो कुछ भी हुआ नुपुर शर्मा उसकी वजह थी। राजस्थान में जगह जगह, चाहे वो जोधपुर हो या करौली हो, वहां पर जो हुआ उसकी वजह कौन था? और उस पूरे कांड में भी एक ही समुदाय के लोगों का नाम आ रहा था, ऐसा क्यों? सिर्फ बात कानपुर की नहीं है, पूरे देश की है सर। पूरे देश में इस तरह की हिंसा और अराजकता का माहौल हो रहा है, और इस माहौल को फैलाने में एक ही समुदाय के लोगों का नाम सामने क्यों आता है? ये असंतोष क्यों पनप रहा है? मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 2024 की तैयारी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए हिंदू मुसलमान राजनीति करते हैं। इनके पास विकास की राजनीति नहीं है, इसलिए ये अभी से उसको एक बेस तैयार कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा मानना है कि जो चीजें बीत गई है उसे खोजने का काम क्यों कर रहे हैं। आज देखा नहीं, हिंदू मस्जिद, विज्ञानवापी मस्जिद, अरे हम एक नए इतिहास की ओर जा रहे हैं और आप भूतकाल की ओर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की 900 मस्जिदों की लिस्ट लेके बैठ रखी है, तो आप बताइए कि विवाद कौन कर रहा है? विवाद अगर एक दिन का हो तो उसको सुलझाया जा सकता है पल्लवी जी। अगर रोज नया नया विवाद खड़ा करेंगे तो रोज रोज तो ये उन्माद तो होगा। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछे, भाई आप क्यों नहीं कह रहे? मैं आज इनके खुद आज इनके मंत्री है, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आरएसएस का झंडा, ये देखिए कि इसको राष्ट्रीय ध्वज की तुलना आरएसएस के झंडे से करते हैं, तो आप ये बताइए अभी उन्माद कौन फैला रहा है? जबकि किसी भी मंत्री ने संतरी ने इस पोस्ट पे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बयानबाजी नहीं दी है, ये और मैं नहीं नुपुर दीक्षित शर्मा साहब से के इसका ऊपर जवाब किसी भी दूंगी, नेता ने लेकिन आप बयानबाजी। फिर मुझे इस बारे में भी जवाब दें सर। आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया था कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें खाई को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। आप उनके इस बयान का समर्थन करते हैं क्या? आप उनके इस बयान का प्रचार करेंगे कि देखिए अब तो आरएसएस प्रमुख भी ये अपील कर रहे हैं, जिन पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? अगर पल्लवी, अगर मोहन भागवत जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बहुत आदरणीय है, उन्होंने ये बात सही कही है। उनको दिख रहा है कि जिस तरह हर मस्जिद में अगर आप शिवालय देखोगे तो उन्माद तो होना ही है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आप हर मंदिर में शिवालय ना देखे, जो है वो। अगर मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं, आज ताजमहल एएसआई के अंडर में है। अगर खुद कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है, अगर हिंदुओं को कुछ देना चाहती है, तो वो खुद डायरेक्ट क्यों नहीं देती? ये लड़ाई का घर ही नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है किसी ना किसी तरह से उन्माद फैले। पहले इन्होंने राम के नाम पर इलेक्शन लड़ा, अब की बार ये बाबा के नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा देशबंधु जी, 2024 की तैयारियां हैं? दीक्षित साहब आवाज मिल रही है? हाँ, राठौर बताएं सर। राठौर साहब मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं।
5000 साल पहले जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व के नाम मिटाया। 55 वर्षों तक इन्होंने इस देश पर राज किया और देश को धरा जो है गर्त में गिरा दिया। ये अभी बात कर रहे थे, मैं इनकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मैं चाहूँगा ये चाहे धारा 370 इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक कश्मीर पंडितों पर अत्याचार होता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी उनकी 3 तलाक का मुद्दा हो, महिलाओं पर इतना अत्याचार हुआ, कांग्रेस की सरकार ने कभी। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद हुआ, 500 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। 55 वर्ष तक इन्होंने आजादी के बाद तक इनकी सरकारों ने राज किया। आप बताइए, इन्होंने राम के नाम के साथ खिलवाड़ किया। भगवान राम को ये नहीं मानते, भगवान कृष्ण को किसने नहीं की है केवल सर तुष्टीकरण की राजनीति? इसका भी जवाब दे दीजिएगा। किसने नहीं की है तुष्टीकरण की राजनीति? दीक्षित साहब, इसका जवाब भी दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। देशबंधु जी, आप अपनी बात जारी रखिए और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति से कौन सी पार्टी अछूती रही है? वहाँ पे ऐसी आसुरी शक्तियां आ रही, लेकिन आप जानते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आपकी गंदी राजनीति चल नहीं पाएगी। अब 140 करोड़ की जनता जान चुकी है, कांग्रेस अपने अंतिम पायदान पर खड़े है और इतिहास के पन्नों में दफ्न हो जाएगी। ये क्या जवाब था? ये फिर वही रटा रटाया जवाब, कांग्रेस अंतिम पायदान। अन्य आप लोगों का एजेंडा क्या है सर, कि आपको बस कांग्रेस मुक्त भारत करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? एक सेकंड राठौर जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। दीक्षित जी, ये आप लोगों ने एजेंडा चलाया हुआ है क्या कि हमें बस कांग्रेस मुक्त भारत करना है, इससे आगे हमें सोचना ही नहीं है? अगर मैं कोई भी सवाल करूंगी तो अंत में आपको यही बोलना है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, कांग्रेस अपने अंतिम पायदान पर खड़ी हुई है। मैं पूछ रही हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति किस पार्टी ने नहीं की? आप कह रहे हैं कांग्रेस अंतिम पायदान पर खड़ी हुई है। आपके चैनल पर मैं देश में असंतोष पनप रहा है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। जवाब करते हैं। 55 आजादी के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन की घोषणा करी थी। इतिहास को कभी उठा के पलटे, और ये कांग्रेस की दुर्गति का नतीजा है। और आपको देश क्यों सौंपा गया? आपको 2-2 बार देश क्यों सौंपा गया? आप मुझे बताएंगे क्यों सौंपा गया? यूपीए ने जो गलती की वो एनडीए ना दोहराए, इसलिए तो सौंपा गया ना सर। तो आप में और उनमें अंतर क्या रहा? अगर वही धार्मिक उन्माद हमें फिर से देखने को मिल रहा है तो आप में और उनमें अंतर क्या रहा? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ गई है, कहाँ गई है प्रस्तावना? जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं और ये जो धार्मिक उन्माद हैं, इनसे कड़ाई से निपटा जाएगा, आपको बता दूं। और दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। और राठौर जी को आपको बता दूं, ये जो आप मुस्लिम वोट बैंकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति गंदी कर रहे हैं ना, और वोट के नाम पे देश को बांटने का जो गंदा खिलौना खेल रहे हैं ना, उससे अब जनता पार पा चुकी है। और आपकी ये दाल गलने वाली नहीं है। और आप तो बार बार कहते हैं ना, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं, वहाँ पे ये जो उत्पात आप मचा चुके हैं ना, इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज के पास बचा नहीं है। और कांग्रेस इतनी घृणित राजनीति करती है जिसपे मुझे शर्म आती है, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। 55 वर्षों तक इन्होंने देश पर राज किया और हमारे साथ आजाद पाने वाले देश कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और ये केवल देश बांटो। और आपको बता दूं, इनकी तो नीति ही रही फूट डालो और शासन करो की नीति रही, या कभी देश के उत्थान से इनको मालूम। अरे आप बता दीजिए, आज जो हमारे राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, वो इटली घूमते हैं, उनको न भारत जनता के दुख दर्द से प्रेम है, न भारत से लगाव है। और आप बता दूं, ये रहते भारत में है, लेकिन इनको भारत जनता से, भारत से, सुख समृद्धि से कोई प्यार। राहुल बाबा उठते हैं और श्रीमान राहुल बाबा आए दिन कभी याद आ जाता है तो एक आध ट्वीट कर देते हैं, और उस पर जो है पूरे कांग्रेस की तिलक को राहुल करते। देश का दुर्भाग्य है, आज देश का इतना बड़ा परिवार कमाना टूटा हुआ है तो भारतीय लोग करते हैं। लेकिन आप बता दो, ये जो गंद राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अरे 2024 नहीं, 2024 के बाद जोड़ लीजिए 2029 में भी, और उसके बाद क्या अब अगले 20 अब आप इतिहास पन्नों में तब हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े इतिहास खत्म हो गए, वैसे आप खत्म हो जाएंगे।
और आप बता दें बड़ी विडंबना है, इतना छोटा सा आपको राजनेता लग रहा है, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बड़े छोटे से नेता हैं, लेकिन उनके एक ट्वीट के बाद प्रेस वार्ता करनी पड़ जाती है संबित पात्रा को सफाइयां पेश करने के लिए, और आप यहाँ एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है। जब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है तो इस एजेंडे से हट जाइए सर, दूसरे एजेंडे पर काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में बात करते हैं, और ये धार्मिक और ये जो भी इस समय चल रहा है देश में सांप्रदायिकता का माहौल, इसे खत्म करते हैं। कर लेना फिर बाद में कांग्रेस मुक्त भारत। आपको लोकतंत्र में विपक्ष शायद चाहिए नहीं। दीपचंद जी, कांग्रेस पार्टी इस जो है मूलभूत जड़ रही, देश को बांटने का काम जो किया इन्हीं लोगों ने किया और आज ये कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। दीक्षित साहब, राठौर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। गंदी राजनीति के ये दोषक बन जाते हैं, और आप तो मुझसे कहती है ना कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद ही खत्म हो जाती ये दौर ही नहीं आता। और आपको बता दें कि अंतिम शासक है, जैसे बहुत शासक अंतिम शासक है। हाँ बताएं दीपचंद जी। आदरणीय पल्लवी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूंगा, अगर मुस्लिम कट्टरवाद खराब है तो हिंदू कट्टरवाद भी खराब है। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बीज बो रहे हैं, आने वाले समय में काटना बड़ा मुश्किल होगा। दीक्षित साहब सुनिए, अब मैंने आपका जवाब मैंने आपको सुना, आप धैर्य रखिए। अब हमें आपसे ना हिंदू होने का सर्टिफिकेट और राष्ट्रवादी का होने का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मेरी बात सुनेंगे दीक्षित साहब? आप भी बोल लीजिए फिर। और आपको एक चीज बता दूं, अब दीपचंद जी, विपक्ष को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, वैसे ही आवाज दबाई जा रही है विपक्ष की। अगर आप इस तरीके से शांत होकर बैठ जाएंगे फिर तो हो गया काम। मैंने इनके बारे में जब ये बोले तो मैंने शब्द नहीं बोला, अगर इस तरह बोलेंगे तो ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। दीक्षित जी एक एक करके बात कर लेते हैं, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा सर। एक एक करके बात कर लेते हैं, आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे, दोनों की आवाज सुनाई नहीं देगी। एक एक करके बात करते हैं। करूंगा, मैंने भी आपकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक, गलत सुनिए ना, और व्यर्थ की बात करना ये गलत, ये झूठ नहीं चलेगा कि आप टीवी चैनल पे आ जाए पल्लवी जी और झूठ भाई साहब। अरे सारे सच का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी लेकर ही चलती है ना देश में। सारे सच का ठेका तो आप लोग ही लेकर चलते हैं, बाकी हर किसी को तो बस झूठ बोलना आता है। सारी सच्चाई दिखाने का ठेका, हिंदुत्व का ठेका सब बीजेपी ने तो ले रखा है। बाकी सब देश में ऐसे ही रह रहे हैं सर, किसी के पास कोई सच नहीं है बताने को, किसी के पास कोई ताकत नहीं है अपना धर्म और अपने मजहब की रक्षा करने को, इसलिए आपको ये तमगा लेकर आगे चलना पड़ रहा है। अब आप शांत हो जाइए, दीपचंद जी की बात सुन लीजिए। पार्टी की सरकार आई हो, चाहे 2000 आवाज डाउन कीजिए इनकी, 2017 हो चाहे 2019 हो, बोले राठौर साहब आप बोले, विगत आने वाले 2024 हो, आप बता दीजिए 6 चुनाव हुए और राज्यों में चुनाव हुए, आज इनकी दुर्गति आप देख लीजिए। इनका माइक डाउन कर दीजिए प्लीज। हो गया है सर उनका माइक डाउन, आप बोले तो सही, आप भी तो चुप होकर बैठ जाते हैं। पल्लवी जी ऐसे मजा नहीं आया ना, देखो मैं अगर अपनी बात रखूंगा तो मैं अपनी बात रखूंगा ना। सर आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप बात रखें तो सही। आपको लगता है सत्ता पक्ष कभी विपक्ष की आवाज बुलंद होने देगा? आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी सर। पल्लवी जी बात मैं आपको बता रहा हूँ अब कि ये जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिंदू होने का, तो इनकी हमें जरूरत नहीं है। आजाद भारत से पहले अगर किसने राम का नाम आत्मसात किया वो थे महात्मा गांधी जी, और आप महात्मा गांधी जी के हत्यारे के साथ खड़े हो। अगर सावरकर का अगर आप इतने उनके आप देश के प्रति हो तो आप कहिए सावरकर मुर्दाबाद, आप में हिम्मत नहीं है, आप कहिए सावरकर मुर्दाबाद। और जो आप अभी आप कह रहे हो कि मोदी जी के आने से ये हुआ, अरे मोदी जी के आने से महंगाई का मैं नहीं निकलता है। आपके जब मोदी जी कहते हैं जब रुपया टूटता है तो प्रधानमंत्री जी को मुंह से शर्म से झुक जाना चाहिए। आज आपके प्रधानमंत्री शर्म से झुकेंगे क्या? नहीं झुकेंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बेचने वाले को हमने आज देश सौंप दिया, जो सारे 8 सालों में जितने भी कांग्रेस पार्टी ने संसाधन बनाए थे वो सारे बेच खा चुके हो आप लोग। आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति करते हो। मैं आपको स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा कि जब महंगाई के टाइम में आपके बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई के ऊपर मैं क्यों नहीं बोलते हो? दूसरी बात, आपने लोगों के साथ खिलवाड़ करा, लोगों के साथ झूठ बोला, आपने क्या करा?
आपने लोग जब आपसे लोग देश का युवा रोजगार मांगता है तो आप उन पर एनएसए लगाने की बातें करते हो और एक तरफ बोलते हो कि आपने देश के हित के लिए और देश के विकास के लिए ये करा। और दूसरी बात, आप कौन से किस राष्ट्रवाद की बात करते हो, किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो आप? दीक्षित साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 8 साल के अंदर एक भी उपलब्धि बता दीजिए। और 370 और 35 से हटने से क्या आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो चुका है? आज देखा नहीं किस तरह कश्मीर में पलायन हो रहा है। आज आपके मोदी जी कहाँ चले गए जो वहां के कश्मीर के लोग पलायन कर रहे हैं? 370 हटने के बाद और 35 हटने के बाद 10,000 लोगों ने पलायन करा है। पिक्चर बनाने से देश नहीं चलता है, द कश्मीर फाइल से देश नहीं चलता है। उसको चलाने के लिए, वहां को विकास के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है। आपको तो आप आता लोगों ने चलाना नहीं तो करा। इस तरीके जैसे से 1990 बेकदरी के नहीं होती ना खिलाफ कांग्रेस देखा पार्टी तो की, आप आप ही चला लेते बोल फिर कर अच्छे रहे हो से। आप कौन सा चला पाए सर सही ढंग से? एक एक राज्य आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास आप खोते जा और रहे भाई हैं। आप जो कह रहे हो कि कांग्रेस मुक्त करने की बात, तो खुद भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। चलिए, खुद ठीक है। कांग्रेस भाजपा युक्त होती जा ठीक रही है, है। समय की कमी है, रोक रही हूँ आपको। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।